Hello students, this is your second lecture of second unit of ETD। इसमें हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो उसे हम दो स्टेटमेंट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो पहले हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्लॉसियस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, इट इज़ इम्पॉसिबल for any device that operates on a cycle to receive heat from a single reservoir and produce a net amount of work. In other words, no heat engine can have a thermal efficiency of 100%। देखो, इसका मतलब है सिंगल सोर्स, यानी कि दो सोर्स नहीं होने चाहिए, यानी कि सिंक और सोर्स अगर दोनों ना हो तो ऐसा कोई इंजन हो जो वर्क कर रहा है। तो सिंक ना होने का मतलब है कि वो एनर्जी कुछ भी इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ रहा है। कोई भी इंजन जिसको जितनी हीट मिली उसने सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया, यानी जितनी भी हीट थी टोटल वो अगर वर्क में कन्वर्ट हो जाए तो थर्मल एफिशिएंसी 100% हो जाती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि जितना भी वर्क डन है, जितना भी हीट है, उसको पूरे को कंप्लीट में वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो अब इसे पढ़ने से पहले आपको ज़रूरी था कि आप इंजन पढ़ो, इसलिए अब सेकंड जो स्टेटमेंट है उससे पहले आपको रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप पढ़ना ज़रूरी है। इन नेचर हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। द रिवर्स प्रोसेस हाउएवर कैन नॉट अकर्स बाई इटसेल्फ, ये इस खुद नहीं हो सकता। आपको अगर पानी लोअर लेवल पे है, ऊपर लेवल पे लेके जाना है आपको, तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको पानी को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो सम ऐसे ही अगर लो टेम्परेचर से अगर हाई टेम्परेचर पे हीट को ले जाना है तो उसके लिए भी आपको वर्क करना पड़ेगा। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर रीजन टू ए हाई टेम्परेचर वन रिक्वायर स्पेशल डिवाइस कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होती है। रेफ्रिजरेटर्स आर साइकिल डिवाइस and the working fluids used in the cycles are called refrigerant। जो वर्किंग फ्लूइड यूज़ होता है उसे हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। हीट पम्प ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम ए लो टेम्परेचर मीडियम टू ए हाई टेम्परेचर वन। द रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पम्प्स आर स्पेशली द सेम डिवाइस, दे डिफर इन देयर ऑब्जेक्टिव्स। ओनली रेफ्रिजरेटर is to maintain the refrigerated space at a low temperature. On the other hand, a heat pump observes heat from a low temperature source and supplied the heat to a warmer medium। देखो, बेसिकली तीन चीज़ होती हैं, एक होता है रेफ्रिजरेटर, एक होता है एयर कंडीशनर और एक होता है हीट पंप। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। रेफ्रिजरेटर को जो एरिया कूल डाउन करना होता है वो छोटा स्पेस होता है, एयर कंडीशनर को जो करना होता है वो बड़ा होता है, इसलिए पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होता है। तो रेफ्रिजरेटर में जो भी रखा जाता है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, तो वो हीट कंटिन्यूसली जनरेट नहीं करते हैं, तो वो लो टेम्परेचर पे भी उसे स्टोर कर सकता है। और एयर कंडीशनर में लिविंग थिंग्स रहते हैं, तो वो हीट कंटिन्यूस जनरेट करते रहते हैं। अब बात करें अगर हम हीट पंप की, तो हीट पंप एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये एसी का उल्टा होता है। ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और वहाँ पे काम किए क्या करता है, इसका मतलब ये नहीं कि एज ए हीटर यूज़ किया जाता है। हीटर हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, लेकिन जो हीट इंजन होता है वो लो टेम्परेचर पे ही वर्क करता है। वो मेंटेन करता है एक स्पेस अप टू 5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, और ये किया जाता है उन जगहों पे जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, ताकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्रोज ना हो, यानी कि फ्रोज़न ना हो किसी ऑब्जेक्ट का, उन्हें डीफ्रोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ फ्रिज का यूज़ किया जाता है खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए, ठंडा किया जाता है। ऐसे ही हीट पंप का यूज़ किया जाता है कोल्ड कंट्रीज़ में, वहाँ पे खाने को जमने से बचाने के लिए हीट पंप का यूज़ किया जाता है। तो ये वर्किंग साइकिल डायग्राम है एक रेफ्रिजरेटर में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, एवेपोरेटर अगर आप लोगों ने सबने रेफ्रिजरेटर देखा हुआ है, जो इंटरनल स्पेस होता है ठंडा, उसे एवेपोरेटर बोला जाता है। एवेपोरेटर के बाद आप देख रहे हैं जो फ्लो होता है रेफ्रिजरेंट का, ये जो फ्लो दिखाया गया है ये रेफ्रिजरेंट का दिखाया गया है लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम में। वो कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेसर क्या करता है, उसे कंप्रेस करता है। उसके बाद कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर के बाद
एक्सपेंशन वाल्व में जाता है और फिर दोबारा एवेपोरेटर में आता है। देखो रेफ्रिजरेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होते हैं। तो रेफ्रिजरेंट जब लिक्विड स्टेट में आता है तो उसका टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अलग अलग रेफ्रिजरेंट का अलग अलग होता है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो यूज़ किया जाता है R134A या R12, तो इन दोनों का जो टेम्परेचर होता है लिक्विड स्टेट में वो होता है -15 डिग्री सेल्सियस। तो ये -5 डिग्री सेल्सियस तक की कूलिंग देते हैं। तो जब एवेपोरेटर में आते हैं तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हायर टेम्परेचर का अंदर रखा हुआ है तो -15 डिग्री सेल्सियस की तरफ उसकी क्या होगी, हीट लॉस होगा और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सपोज वो -5 पे आ गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -5। उसके बाद क्या होता है, वो उसका फेस चेंज हो जाता है। तो जब फेस चेंज हो जाएगा तो उसे हम कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद क्या करते हैं, उसे फिर कंडेंसर की में जाता है। वो जब कंडेंसर में जाता है तो कंप्रेस होने के बाद भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कंप्रेस होने के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उससे ज़्यादा, सपोज 60 डिग्री के अराउंड उसका टेम्परेचर हो जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंडिया में अगर हम लें तो 28 to 30 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट टेम्परेचर माना जाता है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री कम है तो जो कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट लॉस करेगा इन्वायरमेंट में। और बाद में जब वो कंप्रेस्ड हो गया है, जब वो एक्सपेंड होगा तो उसके बाद एक्सपेंशन के साथ क्या होता है, टेम्परेचर लूज़ होता है, वो दोबारा से -15 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। तो इस तरह की साइकिल चलती रहती है। एक्सपेंशन के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, एक्सपेंशन वाल्व, थ्रॉटलिंग वाल्व्स, कैपिलरी ट्यूब एक्सेट्रा। हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए राइट हैंड साइड जो डायग्राम है उसमें हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर। उधर से वार्म एनवायरनमेंट है, ऊपर नीचे कोल्ड एनवायरनमेंट है। अब कोल्ड एनवायरनमेंट में से हीट आ रही है, प्लस में हम उसे वर्क डन और दे रहे हैं तो हीट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जितनी हीट हमने इनपुट में ली है उससे ज़्यादा हीट हम आउटपुट में दे देंगे। ऐसे ही जब हीट पंप की बात करेंगे तो कोल्ड रिजर्वायर से हीट लेंगे और सेम प्रोसेस है। अब जैसे हमारा इंजन में एफिशिएंसी होती है, ऐसी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग और हीट पंप में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो डेफिनेशन होती है वो होती है, कोफिशिएंट ऑफ परमिशन का डेफिनेशन होती है डिज़ायर्ड इफेक्ट, या जैसे इसमें लिखा हुआ है बेनिफिट डिवाइड बाई कॉस्ट। बट हम ये ना करके अगर हम बोलें कि डिज़ायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क डन, जितना हमने वर्क दिया है या इनपुट दिया है अपॉन में डिज़ायर्ड इफेक्ट को से डिवाइड करते हैं। अब डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या है कि जो हम चाह रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के में कितना इफेक्ट हुआ है। अगर हम रेफ्रिजरेंट की बात करें तो रेफ्रिजरेंट में डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमने निकाली है, कहाँ से, कोल्ड एनवायरनमेंट में से। डिज़ायर्ड इफेक्ट है तो मान लो ये हमें यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे QL और ये ऊपर है QH। ऐसे यहाँ QL है और QH है। तो अगर हम रेफ्रिजरेंट की बात करें तो हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या है, QL, और वर्क डन क्या है, WC। ठीक है, तो अगर हम ये हो गई हमारी रेफ्रिजरेंट की बात। अगर हम हीट पंप की बात करें तो हमें क्या है, हीट पंप क्या कर रही है, वार्म एनवायरनमेंट में हीट छोड़ रही है। तो हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या है, एनवायरनमेंट को वार्म करना। तो डिज़ायर्ड इफेक्ट के लिए, उसके लिए हमारा जो बेनिफिट होगा, जो या आउटपुट होगा, वो क्या है, डिज़ायर्ड जो आउटपुट है वो है हमारा QH। तो QH को वर्क डन से डिवाइड करेंगे हम, लेकिन QH जो है वो QH इक्वल टू है QL प्लस WC। तो WC, अगर हम इसको QH को QL प्लस WC से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे हमारा आएगा QL प्लस WC डिवाइड बाई WC। तो QL अपॉन WC प्लस WC अपॉन WC। तो QL अपॉन WC है कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेंट, एंड WC अपॉन WC हो जाएगा 1। तो यहाँ से निकल के आता है COP ऑफ HP इज इक्वल टू COP ऑफ R प्लस 1। एयर कंडीशनिंग आर बेसिकली रेफ्रिजरेटर्स हुज रेफ्रिजरेट स्पेस इन इज ए रूम, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव फ्रॉम द कोल्ड स्पेस इन BTUs फॉर 1 वाट। तो EER इज इक्वल टू होता है 3.414 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेंट। अब अगर हम आए सेकेंड लॉ की दूसरी स्टेटमेंट पे तो वो है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट थी इंजन के लिए। सेकंड स्टेटमेंट है जो क्लॉसियस स्टेटमेंट, वो है हीट पंप की और रेफ्रिजरेटर के लिए। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस
that operate in a cycle and produce no effect other than the transfer of heat from a lower temperature body to heat higher temperature body. In other words, a refrigerator will not operate unless its compressor is driven by an external power source. इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर हम हीट फ्लो नहीं करवा सकते जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल वर्क ना करें, हमें एक्सटर्नल वर्क करना होगा. कैल्विन प्लैंक एंड क्लॉसेस स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ आर नेगेटिव स्टेटमेंट्स and a negative statement cannot be proved. So the second law, like the first law, is based on experimental observations. Kelvin-Planck statement also violate Clausius statement and vice versa. देखिए कि इसका मतलब वायलेट का मतलब ये नहीं है कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं. इसका मतलब ये है कि अगर क्लॉसियस स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई नहीं होगी. अगर कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो क्लॉसियस स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होगी. सपोज़ करो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में कहा गया है कि बिना, जैसे कि अगर हम राइट हैंड साइड डायग्राम की तरफ देखें तो उसमें कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में कहा गया है कि बिना सोर्स और सिंक दोनों के हम हीट इंजन नहीं चला सकते. तो सपोज़ करो कि हमने एक हीट इंजन चला लिया, ठीक है, जिसमें सोर्स नहीं है, सिंक नहीं है, सोर्स आया, पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट हो गया W. अब हमने एक हीट पंप लगाया, हीट पंप या रेफ्रिजरेटर लगाया जो WL हीट ले रहा है और जो हीट इंजन से वर्क आ रहा है उसको यूज़ कर रहा है और हीट दे दे रहा है. तो अगर हम पूरे सिस्टम में देखें, हम हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर को अलग अलग रख के ना देखें, अगर हम पूरे सिस्टम को देखें तो क्या होगा कि जो QH होगी वो W के अमाउंट के बराबर होगी. तो इसमें बाहर से हमें फोर्स नहीं देना पड़ रहा. तो अगर हमने ऐसा अज्यूम किया कि बिना कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के हम हीट इंजन बना सकते हैं, तो ऐसा भी हो जाएगा कि बिना क्लॉसियस स्टेटमेंट के हमने रेफ्रिजरेटर बना लिया. तो एक का वायलेशन हुआ तो दूसरे का भी ऑटोमेटिकली वायलेशन होगा. और इसका उल्टा भी होगा कि अगर हम क्लॉसियस का वायलेशन करें तो कैल्विन प्लैंक का भी वायलेशन होगा. ठीक है, तो आगे है अब ये एक होता है परपेचुअल मोशन मशीन. एनी डिवाइस दैट वायलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि जिसमें ये हो कि एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना हो, यानी कि एनर्जी एक मोड से दूसरे मोड में ट्रांसफ़र ना हो रही हो. हमने एक बार एनर्जी दे दी किसी ऑब्जेक्ट को, अगर सपोज़ करो किसी के पास पोटेंशियल एनर्जी है, उससे वो तब तक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी जब तक उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है. जहाँ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी खत्म हुई वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगी. अगर हम इस तरह से ना करें कि अगर हम ऐसा कोई डिवाइस बना लें, सपोज़ करो हम ऐसी कार बना लेते हैं जिसमें फ्यूल की ज़रूरत ही नहीं है, वो कंटिन्यूस चलती जा रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो इस तरह का अगर वो फर्स्ट लॉ वायलेट हो जाता है तो उससे जो बनता है उसे बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, जो कि पॉसिबल नहीं है. अगर सेकंड लॉ वायलेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड, दैट्स आल्सो नॉट पॉसिबल. अब नेक्स्ट है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स विदाउट लीविंग एनी ट्रेस ऑन द सराउंडिंग. इसका मतलब है कि जैसे अगर हम किसी एक पाथ से जा रहे हैं, उसी पाथ से किसी ऑब्जेक्ट को वापस लेके उसकी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएं, उससे ना तो उसकी सराउंडिंग पे कोई फ़र्क पड़े ना सिस्टम पे कोई फ़र्क पड़े, तो उसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं. अगर हमने कोई प्रोसेस किया और उसे वापस उसी कंडीशन में लेके आए लेकिन उसका सिस्टम में कुछ चेंजेस आ गए या सराउंडिंग में कुछ चेंजेस आ गए तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस. वैसे प्रैक्टिकली 100% रिवर्सिबल प्रोसेस इज़ नॉट पॉसिबल. सम फैक्टर दैट कॉज प्रोसेसेस to become irreversible are friction, uncertain expansion and compression, mixing, heat transfer, etc. अब इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस और एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस इफ नॉट irreversibilities occurs within the boundaries and the system. In these process a system undergo through a service of equilibrium state. अगर इंटरनली यानी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसे इंटरनली होते हैं, और एक्सटर्नली रिवर्सिबल सिस्टम अगर आउटसाइड यानी बाउंड्री से बाहर सराउंडिंग में कुछ ना हो तो उसे, और टोटली इरिवर्सिबल यानी कि जो एक्चुअल रिवर्सिबल होता है, जो ना तो आउटसाइड कुछ चेंजेस करता है ना इनसाइड कुछ चेंजेस करता है. ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में. थैंक यू.